हेलो दोस्तों, मुझे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए गाने सुपर तर गाने चले तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर शेयर करें। इधर मृत्युंजय जब कमरे में आता है तो देखता है महक खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही। मृत्युंजय पीछे से जाकर उसे अपने बाहों में भरते हुए बोले, चांद से किसकी शिकायत कर रही हो? शिकायत करने के लिए कोई ऐसा होना भी तो चाहिए। महक ने मृत्युंजय के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। जिसे सुनकर मृत्युंजय महक को कंधे से पकड़ अपनी तरफ मोड़ कर बोला, कुछ दिनों की बात है, फिर हमारा बेटा हमारे पास होगा, इसलिए जितने रिलैक्स भरे पल है ना एंजॉय कर लो। जिस पर महक मृत्युंजय को देखते ही होगी, अच्छा ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिला कर बोला, तुम्हारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें हमेशा मुझे संभालना है, उसके लिए हम नैनी रख लेंगे। ये सुनकर महक मृत्युंजय को घूरते हुए, आप मेरे पहले जिम्मेदारी थे और अब मेरा बच्चा है, बड़े आए नैनी रखने, आप रख लो अपने लिए नैनी, मैं अपने बच्चे को किसी को नहीं दूंगी। ये सुनकर मृत्युंजय महक को देखते, पिछले 1 साल से तुम मेरी हर ज़रूरत को पूरी कर रही हो और अब किसी के आ जाने पर तुम मुझे इग्नोर करना चाहती हो? किसी के यहाँ जाने पर नहीं, हमारा बेटा हो। महक ने मृत्युंजय की बात सुनकर कहा, जिस पर मृत्युंजय इरिटेट होकर, तुम 22 साल में माँ बनकर अजीब महसूस नहीं कर रही हो और मैं 29 साल में बाप बनकर अजीब महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आप सेल्फिश हो, आपके अपने अलावा और कोई नज़र नहीं होता। महक ने मृत्युंजय के हाथ को हटाते हुए कहा। ये सुनकर मृत्युंजय महक के बाल को खींचते हुए, मैं सेल्फिश नहीं हूँ। महक मृत्युंजय के हाथ को हटाते हुए, बाल क्यों खींच रहे हो आप? मृत्युंजय फिर से उसके बाल खींच कर बोला, क्योंकि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। महक फ्रस्ट्रेशन में जोर से मृत्युंजय का हाथ को हटाते हुए, मैं मार दूंगी, बता रही हूँ, बाल मत खींचो। मृत्युंजय महक के कमर पर चिमटे कर, मुझे मारोगे? देखिए मृत्युंजय, मैं बता रही हूँ, मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे दुखता है। महक ने मृत्युंजय का हाथ हटाते हुए, जिस पर मृत्युंजय हंसते हुए उसके कमर पर फिर से चिमटी काट कर बोला, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो ना? महक खिड़की के दरवाजे को बंद करते हुए, हो कर रही हूँ। मृत्युंजय महक के कमर पर फिर से जोर से चिमटी काटता तो महक एक थप्पड़ मृत्युंजय के गाल पर जड़ देती और एक पल के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता। महक के हाथ काँप रहे थे, वो मृत्युंजय के हाथ को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो मृत्युंजय उसके हाथ को झटक कर बाथरूम की तरफ चला जाता है। महक मृत्युंजय की नाराज़गी पर जल्दी से बोली, मृत्युंजय मेरी बात सुनिए। मृत्युंजय महक की बात पर तेज आवाज़ में बोला, जाओ यहाँ से, सॉरी, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं करना चाहती थी। महक ने नम आवाज़ में कहा। मृत्युंजय शॉवर ऑन कर देता है, जिसे सुनकर महक वार्डरोब की तरफ जाकर उसके लिए नाइट सूट निकाल कर रख देती। कुछ देर बाद मृत्युंजय नहाकर बाहर आता है। उसने सफ़ेद टी शर्ट और नीचे ब्लैक लोअर पहन रखा था। उसके गोरे गाल पर महक के थप्पड़ के निशान साफ नजर आ रहे थे, क्योंकि महक ने अचानक मारा था, जिस कारण मृत्युंजय को काफ़ी तेज लगी। महक मृत्युंजय की तरफ टॉवल लेकर बढ़ती है तो मृत्युंजय उसके बगल से होकर ड्रेसिंग टेबल के पास जा अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखाने लगता है। ये देखकर महक का चेहरा मुरझा जाता है। मृत्युंजय बिना उस पर ध्यान दिए कमरे से बाहर जाने लगता है, जिस पर महक उसके हाथ को पकड़ लेती है तो मृत्युंजय गुस्से से कहता है, आज तक तो मुझ पर किसी ने हाथ नहीं उठाया और तुमने मुझे थप्पड़ मारा, हाउ डेयर यू। महक अवस्थी। मृत्युंजय तेज आवाज़ को सुनकर महक रो पाती है, जिसे देखकर मृत्युंजय उसे अपने सीने से लगाते हुए, मैं माफ़ नहीं कर रहा तुम्हें। ये सुनकर महक कसकर मृत्युंजय को गले लगा रोते हुए, आई एम सॉरी, गलती से हाथ उठ गया। मृत्युंजय महक को धमकाते हुए, चुप हो जाओ, एक तो खुद मार रही हो और रो भी रही हो, अगर चुप नहीं हुई ना तो सच में बात नहीं करूँगा। महक सुबकते हुए मृत्युंजय से बोले, आई एम सो सॉरी, मैं दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी। मृत्युंजय महक से दूर होकर इसके सिर को थपथपा कर बोला, कल हम डिनर पर जा रहे हैं, मेरी एक क्लासमेट और वो मेरी फैमिली के साथ इंडिया शिफ्ट हो रही है, इसलिए उसने उसे इन्वाइट किया है। महक मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, अगर आपकी क्लोज क्लासमेट है तो हम चलेंगे। मृत्युंजय महक के चेहरे को पकड़कर उसके होठों पर किस करने लगता है तो महक उसके सीने पर हाथ रख लेती है, जिसे देखकर मृत्युंजय उसके हाथ को अपने हाथों में भरते हुए इंटीमेट नहीं हो रहा, सिर्फ किस कर रहा हूँ। जिसे सुनकर महक आंखें बंद करके मृत्युंजय के बालों में हैंडल उसका हाथ देने लगती है। इधर नेशनल पार्क में विकल्प वैदिक शिवांश दीपांजलि शादी को लेकर पार्क में घूमने आया हुआ, एक तरीके से बेचारा बिना शादी का आया बन चुका था। वैदिक चार्ली के साथ खेल रहा था और शिवांश दीपांजलि के हाथ को पकड़कर गार्डन में रनिंग कर रहा था। आखिर में दीपांजलि घास पर बैठते हुए शिवांश से बोली, शिवा, मुझसे और नहीं दौड़ा जाएगा। शिवांश उसके सामने खड़ा होकर उसे देखते हुए बोला, दीपा, दौड़ने से बॉडी फिट होती है, एट स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। दीपांजलि गार्डन में खेल रहे बच्चों की तरफ इशारा करते हुए बोली, सारे बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं, तुम मुझे रनिंग करवा रहे हो। शिवांश दीपांजलि के हाथ को पकड़कर उसे उठाते हुए, उन्हें इग्नोर करो और चलो दौड़ते हैं। पीछे से वैदिक आकर बोला, क्या कोई रनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हो जो तुम उसे ज़बरदस्ती दौड़ा रहे हो? शिवांश वैदिक के बाद पर उसकी तरफ देख कर, तुम जाकर चार्ली के साथ खेलो, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? और वैदिक दीपांजलि की तरफ देखता है, जो
कि उसे ही देख रही तो उसे इग्नोर करके चार्ली के गले से पट्टा निकाल कर कहता है, चार्ली चलो जूही को ढूंढते हैं। चार्ली वैदिक की बात समझते हुए आगे आगे दौड़ने लगता है और वैदिक एक नज़र दीपांजलि को देखकर उसके पीछे चला जाता। दीपांजलि उसे जाता हुआ देख जल्दी से खड़ी होकर शिवांश से बोली, शिवा मुझे उसकी गर्लफ्रेंड को देखना है, उसने कहा था कि वो बहुत खूबसूरत है। शिवांश दीपांजलि के हाथ को पकड़ते हुए, हमें क्या करना है, चलो हम अपने दौड़ने पर फोकस करें। दीपांजलि अपना सिर नहीं में हिला कर बोली, अगर वो ब्यूटीफुल नहीं हुई तो मैं उस अग्गू को बहुत ज़्यादा परेशान करूँगी, मुझे उसकी गर्लफ्रेंड को देखना है। इतना कहकर दीपांजलि शिवांश को भी अपने साथ खींचते हुए वैदिक के पीछे ले जाती है। इधर वैदिक चार्ली के साथ थोड़ा आगे आता है तो कोमल और जूही नजर आते हैं। वैदिक जूही को देखकर उसके पास आकर बोला, जूही। जूही जिसने सफ़ेद टॉप और नीचे डेनिम कलर के शर्ट्स पहन रखे थे, वैदिक की आवाज़ पर उसकी तरफ देख उसके पास आकर बोली, हेलो वैदिक, काफ़ी वक्त बाद तुम यहाँ पर आए। वैदिक जूही की बात पर अपना सिर हिला कर बोला, हो क्योंकि मेरे घर में फंक्शन चल रहे थे, वैसे तुम आज ब्यूटीफुल लग रही हो। कोमल जूही के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच कर वैदिक से बोला, जूही मेरी फ्रेंड है। वैदिक कोमल के हाथ को घूरते हुए अपने दांत पीस कर बोला, अगर तुम पिछली बार की तरह मार नहीं खाना चाहते तो जूही के हाथ को छोड़ो। कोमल वैदिक के गुस्से भरी आवाज़ पर जूही के हाथ को छोड़कर जूही की तरफ देख कर बोला, जूही तुम बताओ। जूही वैदिक और कोमल के हाथ को पकड़ कर बोले, तुम दोनों मेरे दोस्त हो, इसलिए झगड़ा होना बंद करो। वैदिक जूही के हाथ को पकड़ कर बोला, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। जूही बॉयफ्रेंड वाली बात सुनकर बोली, मेरी दीदी बहुत मारेगी, हम तुम्हारी दीदी को नहीं बताएंगे। वैदिक ने कहा, जिस पर कोमल बोला, हो मैं तो बता दूँ बरसात दीदी को। अचानक दीपांजलि वहाँ पर गिर जाती है क्योंकि उसके सामने बॉल आ जिसे वो देख नहीं पाई थी और इस बॉल पर पैर लगने पर मुँह के बल गिर गई थी। वैदिक दीपांजलि को गिरता हुआ देख जल्दी से उसके पास जा उसे उठाते हुए, तुम ठीक हो। शिवांश भी दीपांजलि के पास आकर उसके कपड़े को ठीक करते हुए, तुम ठीक हो दीपा। दीपांजलि वैदिक और शिवांश के हाथ को हटाकर, मैं ठीक हूँ। फिर वो जूही की तरफ देखते हुए बोले, तुम वैदिक की गर्लफ्रेंड हो। जूही दीपांजलि को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगती, अपने बालों को ठीक करते अपना सिर हिला कर कहती, हो मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। कोमल जूही की बात पर बोला, लेकिन जूही कोमल के हाथ को पकड़ कर बोले, तुम चुप रहो। कोमल जूही के हाथ को छोड़कर अपने साइकिल की तरफ चला गया। जूही उसे जाता हुआ देखने के बाद वैदिक की तरफ देख कर बोली, वैदिक ये कौन है। ये कहते हुए वो दीपांजलि की तरफ इशारा करती है। शिवांश दीपांजलि के हाथ को पकड़ कर बोला, दीपा चलो यहाँ से। दीपांजलि के जाने से पहले वैदिक की तरफ इशारा करते हुए जूही से, मैं इसके रिलेटिव हूँ लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। इतना कहकर शिवांश के साथ चली जाती है। वैदिक उसे जाता हुआ घूरने के बाद जूही की तरफ देख कर कहता है, तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड बनने से मना कर रहे थे ना, तो दीपा को देखकर अचानक मूड कैसे बदल गया। जूही वैदिक की बात कर दीपांजलि इज ए ब्यूटीफुल, जिसे सुन वैदिक जूही की तरफ देख कर बोली, लेकिन तुम उससे ज़्यादा सुंदर हो, तुम्हारी स्किन कितनी गोरी है। जिस पर जूही वैदिक के सिर पर मार कर बोली, इडियट, स्किन टोन से कुछ नहीं होता, उसके फेशियल फीचर्स देखे तुमने, मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है। वैदिक अपना सिर हिलाकर, अच्छा ठीक है समझ गया, बट तुम मेरे लिए ज़्यादा सुंदर हो। वैसे तुम्हारे कोमल भाग गया। जूही अपना सिर हिलाकर, हाँ और अब मैं भी जा रही हूँ, बाय। इतना कहकर जूही कोमल के पीछे चली जाती है और वैदिक उसे जाता हुआ देखने के बाद विकल्प की तरफ चला जाता है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। इसी तरह 3 दिन कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चला। ध्रुवी सुधांशु से मिलने आई हुई थी। सुधांशु जो कि अपने कमरे में एग्जाम के प्रिपरेशन में लगा हुआ था, कमरे के दरवाजे खुलने की आवाज़ सुनकर सर घुमाकर ध्रुवी की तरफ देखता है और ध्रुवी को देख कर कहता है, क्या बात है, तुम सच में आ गई 3 दिन बाद। ध्रुवी अपना सिर हिलाते हुए, कहा था ना अपने प्रोमिसेज नहीं तोड़ती है मैं, लेकिन शायद तुम भूल गए हो जो मैंने कहा था, हमने डिनर पर जाना है फैमिली के साथ। सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए, मुझे अच्छे से याद है, लेकिन बाहर क्यों जाना, हम घर में भी तो डिनर कर सकते हैं ना। ध्रुवी अपना सिर नहीं में हिला, कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने होटल टेबल बुक कर लिया है, चुपचाप रेडी हो जाओ और मैं अंकल आंटी को भी कहकर आती हूँ। इतना कहकर ध्रुवी बाहर की तरफ जाने लगी, जिस पर सुधांशु कहता है, ध्रुवी तुम यह सब क्यों कर रही हो। ध्रुवी कन्फ्यूज होकर सुधांशु की तरफ देखते हो, मैं क्या कर रही हूँ। सुधांशु ध्रुवी की तरफ देख कर, तुमने अपने लिए मुझे क्यों चुना, तुम अपने फील्ड के अकॉर्डिंग अपने जैसे किसी को चुन सकती थे। ये सवाल मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी में आने क्यों दिया, तुम अपने अकॉर्डिंग किसी कॉलेज गर्ल को भी तो चुन सकते थे। ध्रुवी ने उल्टा सुधांशु से पूछा, जिस पर सुधांशु अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, मेरे पास इसका जवाब नहीं है, हाँ लेकिन मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब ज़रूर है और उसका जवाब है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए तुम जैसे हो मेरे हो। ध्रुवी ने सुधांशु के पास उसके चेहरे को अपनी तरफ करके कहा। सुधांशु ध्रुवी की बात सुन उसकी तरफ देख
देखते हुए उसकी कमर पर हाथ लपेट कर उसे अपने पास खींच लेता है, उसके होठों पर किस कर लेता है। ध्रुवी 2 सेकंड उसका साथ देने बाद उसे दूर करते हुए बोली, अपनी रोमांटिकनेस बचा कर रखो, बाद में काम आएगा। मैं अंकल आंटी को रेडी होने के लिए कहती हूँ। इतना कहकर ध्रुवी सुधांशु के कमरे से बाहर चले। सुधांशु उससे जाता हुआ देख गहरी सांस लेकर बाथरूम की तरफ चला जाता है। ध्रुवी की कार आकर ताज होटल की पार्किंग में। सुधांशु ताज होटल को देखते हुए ध्रुवी से बोला, ध्रुवी हम यहाँ आए हैं। ध्रुवी कार से बाहर आते हुए, हाँ कोई दिक्कत है क्या? सुधांशु ध्रुवी की बात पर शेखर जी और नीरू की तरफ देखते हुए बोला, मम्मी पापा चलिए अंदर चलते हैं। शेखर जी सुधांशु की तरफ देखते हैं तो सुधांशु आंखों के इशारे से उन्हें चलने का इशारा करता है, जिस पर शेखर जी नीरू के साथ अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा दे। ध्रुवी उनके साथ जाने लगती है, जिस पर सुधांशु उसके हाथ को पकड़ कर कहता है, ध्रुवी रुको, मुझे बात करनी है तुमसे। ध्रुवी कंफ्यूज में सुधांशु की तरफ देखते हुए बोले, अंकल आंटी चले गए हैं, हम बाद में बात करेंगे ना, मुझे अभी बात करनी है। ध्रुवी सुधांशु ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, जिस पर ध्रुवी सुधांशु के सामने खड़ी होकर बोली, हाँ क्या हो गया बोलो। सुधांशु ध्रुवी के हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला, तुम गलत मत समझना, तुम्हारे लिए ये जगह नॉर्मल होगी, लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास के लिए बहुत एक्सपेंसिव है। ध्रुवी सुधांशु की बात पर जल्दी से बोली, सुधांशु बात ये नहीं है कि मैं तुम्हें नीचा दिखाना चाहती, एक्चुअली मैं जिस केस के लिए इलाहाबाद गई थी वो अच्छे से सॉल्व हो गई और मैंने इस केस को जीता है, इसलिए बस मैं अपनी तरफ से आप लोगों को ट्रीट देना चाहती हूँ। रिलैक्स, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं बस तुम्हें हम मिडिल क्लास लोगों से मिला रहा हूँ। तुमने प्लान बनाया, हम सबको लेकर आए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आगे से कोई नॉर्मल सी जगह पर चलेंगे। सुधांशु ने ध्रुवी को शांत कराते हुए कहा। सुधांशु की बात पर ध्रुवी अपना सिर हिलाकर ओके और सॉरी, अगर अंकल आंटी ने अनकंफर्टेबल फील किया हो तो बाकी मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मैं नीचा दिखाना चाहती हूँ। सुधांशु ध्रुवी की बात पर बोला, तुम मुझे नीचा दिखा नहीं सकती, मैं तुमसे भी ज़्यादा अमीर हूँ दिल का। जिसे सुनकर ध्रुवी अपना सिर हिलाते हुए बोले, हाँ ये बात भी सही है, बाकी दिल की गरीब तो मैं हूँ, अब चले वरना अंकल आंटी हमें छोड़कर चले जाएंगे। सुधांशु ध्रुवी की बात पर अपना सिर हिलाकर वो लोग ताज होटल के अंदर चले जाते हैं। ध्रुवी इस बीच शेखर जी और नीरू जी के अच्छे से बात करते हैं, उनके साथ डिनर करती है और सभी वापस आकर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद शेखर जी ध्रुवी की तरफ देखते हुए, ध्रुवी डिनर के लिए थैंक यू बेटा। ध्रुवी शेखर जी के बात पर जल्दी से बोली, क्या अंकल बेटा भी कह रहे हैं और थैंक यू भी कह रहे हैं, नाराज़ हो जाऊंगी मैं। नीरू ध्रुवी की बात से मुस्कुराते हुए, तुम बड़ी प्यारी हो, वैसे रात काफ़ी हो गई, अब तुम्हें आराम से घर जाना चाहिए। सुधांशु नीरू की बात सुनकर, माँ मैं अपने लिए कैब बुक कर देता हूँ और ध्रुवी को छोड़ने चला जाता हूँ। जिसे सुनकर ध्रुवी जल्दी से, नहीं ज़रूरत नहीं है, तुम जाकर अपनी स्टडी करो, मैं अकेले चली जाऊंगी। सुधांशु ध्रुवी के हाथ को पकड़कर शेखर जी और नीरू की तरफ देख, माँ पापा मैं इसे छोड़ कर आता हूँ। शेखर जी अपना सिर हिलाकर बोले, आराम से लेकर जाना, परेशान मत करना। मैं परेशान नहीं करता पापा, बाकी मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। सुधांशु ने हल्का मुस्कुरा कर ध्रुवी को ले जाते हुए, जिसे सुनकर शेखर जी हल्का सा हंस देते और सुधांशु ध्रुवी को उसी की गाड़ी में लेकर जुहू बीच की तरफ चला जाता है। कुछ देर में उनकी गाड़ी आकर जुहू बीच में रुकते हैं और सुधांशु गाड़ी से बाहर निकल अंगड़ाई लेते हुए बोनट पर बैठते हुए कहता है, मैडम मुझे चश्मे लगाने का पूरा प्लान कर चुकी हैं। ध्रुवी कन्फ्यूज में सुधांशु की तरफ देखते हैं, और मैंने ऐसा कब कहा कि तुम्हें चश्मे पहनना चाहिए, तो तुम हर वक्त मुझे पढ़ने के लिए क्यों कहती रहती हो? सुधांशु ने ध्रुवी को कनखियों से देखते हुए कहा, जिस पर ध्रुवी सुधांशु के सामने खड़ी है, क्योंकि तुम्हें पढ़ना पसंद और पढ़ने से तुम्हारा मूड रिलैक्स होता है, बस इसलिए मैं तुम्हें पढ़ने के लिए कहती हूँ। सुधांशु ध्रुवी को पकड़ अपने पास खींच कर, तुम्हें नहीं लगता हमें कुछ वक्त आराम से रहना चाहिए? ध्रुवी सुधांशु की बात पर बोली, तुम 22 साल के हो चुके हो और इस टाइम पर एक स्टूडेंट सबसे ज़्यादा प्रेशराइज होता है अपनी स्टडी को लेकर, बस तुम्हारा मूड रिलैक्स करना चाहती हूँ। सुधांशु ध्रुवी को मुड़कर उसके गले में अपने हाथ डाल उसके कंधे पर सर रख उठ रही लहरों को देखते हुए बोले, तुम्हें पता है मैं कभी कभी थोड़ा सेल्फिश हो जाता हूँ, अपनी फैमिली के लिए लड़ जाना सेल्फिनेस कहाँ से होती है? ध्रुवी ने लहरों को देखते हुए पूछा, जिस पर सुधांशु ध्रुवी के गले पर अपने नाक को रगड़ते हुए, हम कभी झगड़ा नहीं होंगे ना? ध्रुवी सिर घुमाकर सुधांशु को देखते, अब मैं 100% नहीं कह सकती, लेकिन हो सकता है जब तुम जिद करो तो। सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए, वैसे तुम मुझसे शादी करोगे कन्फर्म है, लेकिन तुम्हारा असिस्टेंट क्या ये शादी नहीं करना चाहता? उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? ध्रुवी तिरछी नज़र से सुधांशु को देखते रहे, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो हर वक्त मैडम मैडम कहते हुए तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है, बस इसलिए पूछ रहा था। सुधांशु ने नजरें चुराते हुए कहा, जिस पर ध्रुवी हंसते हुए, हा तुम्हें जलन हो रही है? सुधांशु अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मुझे क्यों जलन होगी, मैं उससे हर एक चीज़ में बेहतर, मुझे जलन नहीं होती। सुधांशु की बात पर ध्रुवी अपना सिर हिलाते हुए, मान लिया, अब जिद मत करो, कभी कभी तुम बिल्कुल बच्चे की तरह जिद्दी हो जाते हो।
ध्रुवी की बात पर सुधांशु गाड़ी की बोनट से उतरते हुए बोला, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। ध्रुवी ने सुधांशु को देखते हुए, जिस पर सुधांशु हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, पेरेंट्स अपने बच्चे को कैसे पालते हैं? ध्रुवी सुधांशु का अजीब नजरों से देखते हुए, तुम ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने दर्जनों बच्चे पाले हैं। सुधांशु ध्रुवी की बात पर बोला, हाँ तुम मुझे पाल रही हो ना, मैं भी तो बच्चा हूँ तुम्हारा। अभी तुमने कहा सिद्ध तुम बहुत ज़्यादा बदमाश हो गए हो। ध्रुवी ने सुधांशु को मारते हुए कहा, जिस पर सुधांशु पीछे की तरफ होते हुए बोला, अब तुम दादी अम्मा जैसी हरकतें कर रही हो। ध्रुवी अपने कदम सुधांशु की तरफ बढ़ाते हुए, क्या कहा तुमने? दादी अम्मा? मैं तुम्हें मार दूंगी। मारने के लिए पहले पकड़ तो दिखाओ। दादी अम्मा? सुधांशु ने भागते हुए ध्रुवी अपने सैंडल को निकाल कर वहीं पर छोड़ देती है और सुधांशु के पीछे भागते हुए, अगर तुम मेरे हाथ लग गए ना, मैं कसम से तुम्हें पानी में धक्का दे दूंगी। सुधांशु ध्रुवी की बात पर मुस्कुराते हुए पानी की तरफ दौड़ लगा देता है और ध्रुवी भागते उसके पीछे जाकर उसे धक्का देने के लिए हाथ ऊपर करती है तो सुधांशु साइड हो जाता है और ध्रुवी ही पानी में गिर जाती है, जिसे देखकर सुधांशु पेट पकड़कर हंसने लगता है। ध्रुवी पानी से खड़ी होकर सुधांशु को बोलते, तुमने मेरे साथ गेम किया, इसे कहते हैं ध्यान हटे दुर्घटना घटे। तो मैडम हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। सुधांशु ने पेट में हाथ डालकर मुस्कुराते हुए कहा। जिस पर ध्रुवी अपनी ड्रेस को ठीक करने लगती है तो सुधांशु दूसरी तरफ देखने लगता है। ध्रुवी सुधांशु की नज़र फेरने पर पानी उसकी तरफ देखते हुए, अब बता कैसा लग रहा है? ठंडा ठंडा। सुधांशु अपने कदम पीछे लेते हुए ध्रुवी सुधांशु के ऊपर जंप मारती है तो सुधांशु सीधा नीचे गिर जाता है तो ध्रुवी उसके अगल बगल हाथ रखकर अपने पैर हवा में लहराते हुए कहती है, क्या तुम अभी भी मुझसे अनकंफर्टेबल महसूस करते हो? सुधांशु ध्रुवी को अपने ऊपर देख अपने मुंह में आया से नहीं निकलते अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, नहीं, लेकिन तुम्हारा सूट ट्रांसपेरेंट हो चुका है। ध्रुवी अपने सूट की तरफ देखने के बाद जल्दी से सुधांशु के सीने पर चिपक जाती है तो सुधांशु अपनी मुट्ठी और आंखें कसकर बंद कर लेता है। ध्रुवी सुधांशु के सीने से लगी बोली, सिद्ध मेरे कार में जैकेट है, प्लीज़ तुम उसे मेरे लिए ला दोगे क्या? सुधांशु ध्रुवी के कमर पर हाथ रखकर उसे उठाते हुए, उठो मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलता हूँ। ध्रुवी जल्दी से 2 कदम पीछे, नहीं मेरा वजन ज़्यादा है। सुधांशु ध्रुवी को अपनी गोद में उठाकर 50 किलो है, कहती हो तुम्हारा वेट ज़्यादा है, मैं 65 हूँ। ध्रुवी मुँह बनाकर सुधांशु की तरफ देखते हैं तो सुधांशु उसे गाड़ी में लाकर जैकेट देते हुए कहता है, चलो कार मैं ड्राइव करता हूँ। जिसे सुनकर ध्रुवी अपना सिर हिलाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाते हैं और सुधांशु कार स्टार्ट कर इधर शारंग मैंसन की तरफ भगा देता है। शारंग बिरला में महक कॉफ़ी लेकर कमरे में आती है तो देखते हैं मृत्युंजय ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। महक मृत्युंजय को रेडी देख कॉफ़ी टेबल पर रख कर टाई उठाकर उसकी तरफ जाती है तो मृत्युंजय जिसने पहले ही टाई ले रखा था उसे पहनने लगता है। महक मृत्युंजय के हाथ से टाई छीनकर अपने आप में पकड़े टाई को देते हुए बोली, इसे पहनी। मृत्युंजय बिना उसे कोई बात करे अपनी टाई वापस लेकर पहनने लगता है, जिस पर महक मृत्युंजय को देखते हुए कहती, कल रात को तो सब नॉर्मल हो गया था ना? मृत्युंजय बिना महक से कोई बात करे अपने वॉच को पहन वहाँ से जाने लगता है, जिस पर महक जल्दी से उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, अरे कॉफ़ी तो पी लीजिए। मृत्युंजय महक से अपने हाथ को छुड़ाते हुए, मेरे पास टाइम नहीं है महक अवस्थी, ऑफिस में पी लूँगा, लेकिन आपको तो मेरे हाथ की कॉफ़ी पसंद है ना? महक ने अपने झटके हुए हाथ को देखकर मृत्युंजय अपना लैपटॉप बैग में डालते हुए बोला, टेस्ट बदल लिया है मैंने। जिसे सुनकर महक नाम आकर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, मैंने आपसे माफ़ी तो मांगी ना? मृत्युंजय एक नज़र महक को देखकर बिना कुछ कहे बेडरूम से बाहर चला जाता। महक के गालों में आंसू की लकीर खिंच जाती है और वो अपने आंसू को साफ करते हुए कॉफ़ी उठाकर मेन हॉल में चली जाती है। महक मेन हॉल में जाकर देखती है तो मृत्युंजय सबके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने हेड चेयर पर बैठा हुआ था। रचना महक को नीचे आया हुआ देखकर बोली, महक आओ तुम भी नाश्ता कर लो। महक रचना की बात बोली, पहले मैं आप लोगों से नाश्ता दे देती हूँ। सावित्री जी नीलिमा की तरफ देखते हुए, नीलिमा तुम नाश्ता दे दो सर्वेंट के साथ मिलकर, महक के लिए खाना बहुत ज़रूरी है। नीलिमा एक नज़र महक को घूरने के बाद अपनी कुर्सी से उठकर सब लोगों को नाश्ता देने लगती है। महक चुपचाप मृत्युंजय के बगल वाली कुर्सी पर बैठ उसकी तरफ देखने लगी तो मृत्युंजय बिना उसे पर ध्यान दिए अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। महक अपना नाश्ता कर रही थी कि उसे कुछ अजीब सा लगने लगता है, जिस कारण वो कुर्सी से उठकर सब लोगों की तरफ देख कर कहते, मैं बाद में कर लूँगी, मुझे भूख नहीं है। इतना कहकर महक जल्दी से कमरे की तरफ चली जाती है। वैशाली जाते हुए महक को देख कर मृत्युंजय से बोली, दीदी को क्या हुआ? मुझे सपना नहीं आया है, जाकर खुद पूछ लो। मृत्युंजय ने रूढ़ आवाज़ में कहा। मृत्युंजय के खराब मूड को देखकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगते। अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मृत्युंजय से कुछ कह सके। मृत्युंजय अपना ब्रेकफास्ट पूरा कर बाहर जाने के बजाय कमरे की तरफ चला जाता है। मृत्युंजय कमरे में दरवाज़ा अंदर से बंद करते हुए बोला, हम दोनों के बीच में हुआ था ना झगड़ा, तो तुम फैमिली वालों को इन्वॉल्व ये कहते हुए मृत्युंजय चुप हो जाता है, क्योंकि सामने महक चुपचाप बिस्तर पर बैठी हुई थी।
मृत्युंजय महक को चुपचाप देख उसके पास आकर बोला, तुम ठीक हो? महक जिसने ब्लैंकेट ओढ़ रखा तो मृत्युंजय की तरफ देखते हुए धीरे से, मैं किसी को कुछ नहीं बता रही थी। मृत्युंजय उसके सामने बिस्तर पर बैठकर उसके चेहरे को पकड़ लिया। हम दोनों झगड़ा हुए हैं ना, तो मैं फिर कभी बदला ले लूँगा बात ना करके। पहले ये बताओ तुम्हारी आवाज़ नम क्यों है? तुम बीच में ब्रेकफास्ट छोड़कर क्यों है? महक मृत्युंजय की बात पर रोने लगती है, जिसे देखकर मृत्युंजय फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, महक बताओ मुझे रो क्यों रही हूँ? महक ब्लैंकेट हटाती है तो मृत्युंजय की सीधा नज़र महक के सीने पर जाती है, जिसे देखकर मृत्युंजय महक के चेहरे से हाथ हटाकर कहता है, तुम इसलिए रो रही हो? महक अपना सिर हिलाते हुए, दिस इज़ टू एम्ब्रेसिंग, मुझे मेरा बेबी चाहिए। मृत्युंजय महक के बात पर सुन थोड़ी नोटी आवाज़, हमारा बच्चा तो अभी नहीं आने वाला, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हारा बच्चा बन जाता। महक मृत्युंजय की बात पर बड़ी आंखें कर उसे घूरते, आप मुझसे बात मत करो, जाओ यहाँ से। जिसे सुनकर मृत्युंजय आंखें चढ़ाते हुए महक से बोला, सोच लो महक हंसती, या तो इसमें डॉक्टर हेल्प कर सकते हैं या मैं कर सकता हूँ, तो बताओ क्या तुम हॉस्पिटल जाना चाहती हो? महक ब्लैंकेट से खुद को फिर से कवर करते हुए बोली, मैं डॉक्टर के पास चली जाऊँगी। मृत्युंजय महक को घूरते हुए इरिटेट होकर, आओ तुम कितनी बुरी हो, मैंने सब कुछ अच्छे से देखा है और अब तुम्हें शर्म आ रही है? हाँ मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि मैं आपकी तरह बेशर्म नहीं हूँ। महक ने मुंह फुलाकर कहा, जिसे सुनकर मृत्युंजय बिस्तर से उठते हुए बोला, ओके मैं जाकर मॉम और चाची को बता देता हूँ कि तुम्हारी ब्रेस्ट लीक हो रही है, वो तुम्हारा कुछ इलाज कर देंगे। ये सुनकर महक जल्दी से मृत्युंजय के हाथ को पकड़ा, अरे रुकिए रुकिए, आप कितने बुरे हो, मुझे इम्प्रेस करवाना चाहते हो? मृत्युंजय महक से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, तुम बेवजह रोते हुए बैठने वाली हो, इसलिए मैं उन लोगों को बता देता हूँ। महक मृत्युंजय का हाथ को कस कर पकड़ते हुए, प्लीज़ आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। ओके मैं ले चलूँगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मृत्युंजय ने शरारत से कहा, जिस पर महक जल्दी से बोली, क्या बात है, जल्दी से कहिए। मृत्युंजय महक के सीने की तरफ इशारा करते हुए, मैं शक करना चाहता हूँ, फिर पक्का ले चलो। महक मृत्युंजय के हाथ को झटकते हुए, आप सच में बहुत बुरे हो, इस टाइम पर भी आपको एडवांटेज उठाना है, और जब मैं कॉफ़ी पीने को दिया तब बड़े एटीट्यूड से कह रहे थे मेरे पास टाइम नहीं है। महक अवस्थी, और ये बेशर्मी भरी हरकत करने के लिए आपके पास फुल टाइम है। महक ने मृत्युंजय को सुनाते हुए फ्रस्ट्रेशन में कहा। मृत्युंजय बिना किसी झिझक के हंसते हुए, हाँ हाँ हाँ, अब इसमें थोड़ा सा मेरा फ़ायदा है, और जहाँ प्रॉफिट होगा मृत्युंजय सारंग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मृत्युंजय महक के सामने बैठकर ब्लैंकेट हटा देता है और महक अपनी आंखें बंद कर लेती है। मृत्युंजय महक के साड़ी को देखते हुए बोला, ये थोड़ा अजीब हो जाएगा, तुम उतारो ना। महक आंखें खोलकर मृत्युंजय को घूरते हुए साड़ी का पल्लू उतारती है तो मृत्युंजय उसके हाथ को पकड़ कर कहता, आगे मैं खुद कर लूँगा, इसे करने में मौत आ रही थी आपको, और अब खुद कर लूँगी। महक ने मृत्युंजय को घूरते हुए कहा, जिसे मृत्युंजय इग्नोर करके महक को बिस्तर पर सुला देता और उसके सीने पर शक करने लगता है। महक का पूरा चेहरा लाल हो जाता है और मृत्युंजय के बालों को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। करीब आधे घंटे बाद मृत्युंजय टिश्यू पेपर से अपने मुँह को साफ करते हुए महक की तरफ देख कर बोला, कपड़े चेंज करो, हम हॉस्पिटल चल रहे हैं। महक जिसके चेहरे पर एक दर्द भरे भाव थे मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, आप मेरे मार थप्पड़ का बदला उतार रहे हो? मृत्युंजय महक की बात पर उसे घूरते हुए, महक अवस्थी, कभी कभी मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आता है जब तुम वो वाली हरकत करती हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और तुम उस पर इल्ज़ाम लगा रही हो। तभी दरवाजे पर बाहर से रचना नॉक करती है, जिस पर मृत्युंजय महक से कहता है, जाकर कपड़े चेंज करो, मैं देखता हूँ कौन है। इतना कर मृत्युंजय जाकर दरवाज़ा खोलता है तो सामने रचना नाश्ते का प्लेट पर पकड़े खड़ी हुई थी। रचना मृत्युंजय को साइड कर अंदर आते हुए बोली, जय क्या हो गया था महक को, क्या तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है? मृत्युंजय रचना की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, कुछ नहीं चाची, बस उसका ब्रेस्ट लीक हो गया था, इसलिए एम्बारसमेंट कमरे में आ गई। महक जो कि क्लोजेट की तरफ जा रही थी। मृत्युंजय की बात पर समझ उसके गाल लाल हो जाते हैं। कितना अजीब था, मृत्युंजय कैजुअल होकर उसने रचना से ये बात कर दी। यही सब महक के दिमाग में चल रहा था। वहीं मृत्युंजय की बात सुन रचना उसकी तरफ देखते हुए बोली, इट्स कॉमन, प्रेगनेंसी के टाइम पर होता है, कहाँ है वो? मृत्युंजय क्लोजेट की तरफ इशारा करते हुए, उसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ, कपड़े चेंज करने गई है, रो रहे थे, कितनी रोंदू है वो। रचना मृत्युंजय को आंखें दिखाते हुए, जय पहली प्रेगनेंसी है उसकी, उसे एक्सपीरियंस नहीं है, ये सब अचानक होने से एक तो डर जाती है और अनकम्फर्टेबल हो जाती है, और महक तो बहुत सेंसिटिव है। मृत्युंजय रचना के बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, समझ गया। तभी महक कपड़े चेंज करके आ जाती है और रचना
की तरफ देखते हुए कहती है, चाची। रचना महक की तरफ देखकर बोली, पहले नाश्ता कर लो, मुझे जय ने सब कुछ बता दिया है, उसके बाद चली जाना। और अनकंफर्टेबल फील करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी के टाइम पर हर वूमेन के साथ ऐसा होता है और तुम्हारा बेबी तो हॉस्पिटल में, जब वो वापस आ जाएगा तब ऐसा कुछ नहीं होगा। महक तिरछी नज़र से मृत्युंजय को देखते हुए मन में बोली, सही कहा चाची, मेरे बच्चे के सारे हिस्से का दूध अब ये पिएंगे। मृत्युंजय जैसे महक की बात को समझ गया हो, वो एक स्मृति के साथ मुस्कुरा देता है। वही महक अपना ब्रेकफास्ट करती है और मृत्युंजय उसे अस्पताल ले जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।